हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोहब चैनल। आज हम शुरुआत कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस के थर्ड पार्ट की, ट्रांसपोर्टेशन की। हमने लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया, रेस्पिरेशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन आखिर होता क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम सुनते रहते हैं दिन भर, कभी ना कभी हमारे दिमाग में आता रहता है, सुनते रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसी से रिलेटेड है ट्रांसपोर्टेशन इन आर ह्यूमन बींग्स। तो ट्रांसफ़र ऑफ इसेंशियल सब्सटेंस, इसेंशियल सब्सटेंस मतलब जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मोन्स हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जैसे अमोनिया है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, ऑल दीज आर मेटाबॉलिक वेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिक वेस्ट में आती है। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिया, न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेशन के बाद कैसे उसको ब्लड एसिमिलेट करता है और बॉडी में यूज़ होते हैं, और किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस एक्सचेंज होता है और कैसे वो सेल्स तक पहुंचती है, ये हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह तक बॉडी में पहुंचाना जाता है, और वो पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है, जो ट्रांसफ़र होता है, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो इसको डेफिनेशन कैसे होगी कि ट्रांसफ़र ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट विद इन बॉडी टू रन लाइफ फंक्शंस। लाइफ फंक्शंस को करने के लिए विद इन बॉडी जो ट्रांसफ़र होता है उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि फॉर ट्रांसपोर्टेशन वी नीड मीडियम। हमें कहीं भी जाना है, अगर सपोज वी वांट टू मूव विद इन अ सिटी, वी नीड कार, व्हीकल, है ना, ऑटो रिक्शा, कुछ भी हमें चाहिए। बाहर जाना हमें बस चाहिए, ट्रेन चाहिए, तो वो होते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसी तरह से विद इन बॉडी जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए भी मीडियम होता है। तो ट्रांसपोर्ट नीड्स मीडियम लाइक वाटर, ब्लड, प्लाज्मा एट्सेट्रा। जैसे हम बात करें, बहुत सारे ऐसे जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर वाटर मीडियम है, वो सारे सब्सटेंसेस को रूट से लेके और शूट्स तक पहुंचा रहा है, स्टेम तक पहुंचा रहा है, ब्रांचेस तक पहुंचा रहा है वाटर। ह्यूमन बींग्स की बात करें या दूसरे ऑर्गन्स की बात करें, हमारी बॉडी में ब्लड है, प्लाज्मा है, तो ये मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए देयर इज़ अ सर्कुलेटरी सिस्टम, एक पूरा सिस्टम है। जैसे न्यूट्रिशन में पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन में पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज ब्लड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम, ब्लड। और ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और सेकंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? जो ट्यूब या पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, लाइक आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज, जो इस ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती हैं, बॉडी के हर पार्ट तक, हर सेल्स तक। तो वो कैसे होती है वो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज़ हार्ट। हार्ट जो कि यहाँ पे सिचुएटेड होता है, और हार्ट को कहते हैं द पंपिंग ऑर्गन। वो हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को, है ना। जैसे अगर हमें पानी ऊपर चढ़ाना होता है ओवरहेड टैंक में, तो वी नीड मोटर। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर वेरियस पार्ट्स तक ये ट्यूब्स जो आर्टरीज और वेन्स ब्लड को सप्लाई कर रही हैं, और ब्लड के थ्रू ये सारी चीज़ें जा रही हैं, तो उसके लिए एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए, और वो पंपिंग ऑर्गन क्या होता है? हार्ट। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस ब्लड, विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम देखें ब्लड को, जो कि रेड कलर का लिक्विड होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी भी एसेंशियल सब्सटेंस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड के 2 पार्ट हो गए, वन इज नॉन इज ब्लड प्लाज्मा, सेकेंड इज ब्लड कार्पसूल्स। अगर हम देखें ब्लड प्लाज्मा को, तो ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, फर्स्ट इज सेरम एंड सेकेंड इज फाइब्रिनोजन। सेकेंड इज फाइब्रिनोजन विच इज सॉल्युबल प्रोटीन। फाइब्रिनोजन क्या है? एक सॉल्युबल प्रोटीन है जो ब्लड प्लाज्मा में मिक्स है, सॉल्युबल फॉर्म में है। और एक होता है सेरम विच इज़ अ लिक्विड। तो कई बार 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज सेरम? सेरम किसे कहते हैं?
तो सेरम मीन्स व्हेन दिस ब्लड प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, मतलब जब इस ब्लड प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजन को रिमूव कर देंगे तो द रिमेनिंग ब्लड प्लाज्मा इज नोन एज सेरम। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेरम, तो इसको आप इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ब्लड प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इज इक्वल्स टू सेरम। इसका डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप उस लिंक से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें तो आपको ना लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी और नोट्स और क्वेश्चंस वहाँ मिलते रहेंगे। तो दिस इज सेरम। अब बात करें सेकंड पार्ट ऑफ ब्लड, दैट इज़ ब्लड कार्पसूल्स। ब्लड कार्पसूल्स 3 तरह के होते हैं, RBC, WBC, platelets. RBC is known as erythrocytes, WBC is also known as leukocytes and platelets are known as thrombocytes. Clear? RBC क्या होती है, erythrocytes क्या होती है? अगर हम बात करें RBC की तो रेड ब्लड कार्पसूल्स, कार्पसूल्स मीन्स दे आर ग्रैनुलर, कण जैसे होते हैं, दैट्स वाई एप्रोप्रिएट वर्ड इज कार्पसूल्स। रेड ब्लड सेल नहीं, रेड ब्लड कार्पसूल्स। दे आर बाइकॉनकेव डिस्कॉइड शेप सर्कुलर स्ट्रक्चर, मतलब ये बाइकॉनकेव होती हैं, डिस्कॉइड शेप होता है और ये सर्कुलर होती हैं, जो कि ब्लड के अंदर फ्लोट करती रहती हैं। और उस RBC कंटेन्स हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज़ अ रेड कलर पिगमेंट। हीमोग्लोबिन इज़ अ रेड पिगमेंट जो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन इज़ अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन रेस्पिरेशन टॉपिक। क्लियर? और RBC का स्पैन जो होता है अप्रोक्सीमेटली 120 डेज, 120 डेज ये RBC हमारी बॉडी में जिंदा रहती है, इनका लाइफ स्पैन होता है। अब ऐसा नहीं कि एक साथ 120 डेज के बाद ख़त्म हो गई RBC, ये फॉर्मेशन चलता रहता है और नई बनती भी रहती है, साथ साथ ये ख़त्म भी होती रहती है। तो इनका अप्रॉक्स जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का होता है। तो दिस इज RBC। अब RBC का मेन फंक्शन क्या है? कैरिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होने की वजह से ये हेल्प करती है ऑक्सीजन को ले जाने में, कार्बन डाइऑक्साइड को लाने में। एंड सेकंड इज WBC, वाइट ब्लड कार्पसूल्स और ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड कार्पसूल्स और ल्यूकोसाइट्स, दे आर लार्ज साइज न्यूक्लिएटेड, इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट साइज का होता है और ये कलरलेस होती है, दैट्स वाई दे आर नोन एज वाइट, नो कलर। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। इनको सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी क्यों कहते हैं? बिकॉज दे प्रोवाइड आवर बॉडी फ्रॉम और दे फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, जो भी जर्म्स हैं जो बॉडी के अंदर एंटर करके बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ कॉज करते हैं। तो जो WBC हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी। इसलिए इसको कहते हैं सोल्जर्स, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। एंड थर्ड इज प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इट प्रिवेंट्स ब्लीडिंग। जैसे अगर हाथ कट गया, अब इसमें से लगातार ब्लीडिंग होती जा रही है, ब्लीडिंग होती जा रही है, तो हमारा ब्लड लॉस होगा और ब्लड लॉस हमारे लिए हार्मफुल होगा। So to prevent that excessive bleeding, these platelets or thrombocytes cause blood clot. वो वहाँ पे अराउंड वुंड और इंजरी वो ब्लड क्लॉट बनाती हैं। अब ब्लड क्लॉट कैसे होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये 3 होती है कार्पसूल्स, RBC, WBC और प्लेटिलेट्स। RBC का मैंने यहाँ बता दिया कि इनका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना बिकॉज हीमोग्लोबिन है। WBC का वर्क क्या है कि दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी, है ना, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गन्स उनसे बचाती है। और प्लेटिलेट जो होती हैं ये एक्सेसिव ब्लीडिंग से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये 3 कार्पसूल्स हैं। क्लियर? अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, व्हाट इज़ ब्लड कंपोजिशन। तो आप ब्लड कंपोजिशन में ये चार्ट भी ड्रॉ करके आ सकते हैं और इस चार्ट को एक्सप्लेन करना है पॉइंट्स के अंदर। आप चाहें तो 1-1, 2-2 पॉइंट सबके लिख लीजिए और उसको कंप्लीट कर दीजिए, यू विल गेट 3 मार्क्स। तो ऐसी सारी डिटेल की मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा जो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप लिंक प्रोवाइड करूँगा उस लिंक से व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोट्स की और
क्वेश्चंस किस टॉपिक पे कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, इसकी हेडेक आप छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप क्वेश्चन बैंक खरीद रहे हैं और टॉपिक के साथ मैं आपको टॉपिक वाइज वहाँ पर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगा। यू विल गेट ऑल सॉल्यूशन ऑफ बायो एट माय व्हाट्सएप चैनल, तो आप वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं और ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब ब्लड के फंक्शन की बात करें तो ब्लड के फंक्शंस वही हैं जो इन कंपोनेंट्स के फंक्शन हैं। आज अगर कोई आपसे पूछे ह्यूमन बॉडी के फंक्शन क्या है, तो आप बता सकते हो कि हम बोल सकते हैं, हमारी बॉडी में डाइजेशन हो सकता है, हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं, हम स्केलेटन की हेल्प से, मसल्स की हेल्प से मूवमेंट कर सकते हैं। तो जो हमारे पार्ट्स के और फंक्शंस हैं वही हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं। तो लाइक वाइज जो ब्लड के फंक्शन हैं उनको भी आपको नो नीड टू मग अप, उसको रटना नहीं है ना। बायो को आप रटने से दूर कर दीजिए, है ना। मैं आपको गाइड करता रहूँगा कैसे कैसे आप इस बायो को रटने की आदत से छोड़ सकते हैं। क्लियर। तो आप ये जो आरबीसी का फंक्शन है वो ब्लड का फंक्शन है, जो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन है वो ब्लड का फंक्शन है, जो प्लेटलेट्स का फंक्शन है वो ब्लड का फंक्शन है ना, जो फाइब्रिनोजन का फंक्शन है वो ब्लड का फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शंस में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्लड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। ये 3 मार्क क्वेश्चन बन जाता है, कई बार 3 मार्क्स क्वेश्चन में आया हुआ है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड। जो हमने फंक्शंस पार्ट्स के पढ़े आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के, वो इसके फंक्शन होते हैं। तो पहला फंक्शन, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। सेकंड आप लिख सकते हैं गैसियस एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये हमने पढ़ा रेस्पिरेशन में, कैसे ऑक्सीजन को लंग से लेके ब्लड पहुंचाता है सेल्स तक, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके पहुंचाता है लंग्स तक। थर्ड हो गया, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, या इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बॉडी। बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है, ये जो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन था। थर्ड हो गया, इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग क्लॉट। जब भी हमारे कोई कट या इंजरी लगती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लड लॉस को रोकने के लिए वहाँ पे क्लॉट फॉर्म करता है। और लास्ट, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। जब बाहर टेम्परेचर लो होता है, सर्दियाँ होती हैं, तो ये तेज़ फ्लो करता है ताकि हमारी बॉडी गर्म हो सके। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, आप इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। 3 मार्क क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, ये भी 3 मार्क्स में आता है। और इसको मगअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं रटने की। मैं आपको ये 3 पॉइंट्स में समझा दूंगा, आप इसको समझ लीजिए, ऐसा का ऐसा लिख दीजिए, आपको 3 मार्क्स कहीं से कहीं नहीं जाएंगे, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ब्लड क्लॉट होता कैसे, मैंने बताया कि जो एट द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ हमारे चोट लग जाती है, कट लग जाता है या कोई घाव हो जाता है, वुंड, तो वहाँ पे क्या होती है, जो प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोसाइट जिन्हें कहते हैं, ये थ्रोम्बोसाइट्स एक प्रोटीन रिलीज करती है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसिन प्रोटीन। ये थ्रोम्बोसिन प्रोटीन का काम क्या होता है, जो ब्लड है, जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, उस ब्लड के अंदर एक इनएक्टिव प्रोटीन है, प्रेजेंट है, जो कहलाता है प्रोथ्रोम्बिन। वो इनएक्टिव प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन। इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोसिन, वो थ्रोम्बोसिन की प्रेजेंस में किन में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में, जो कि एक्टिव है। ये वहाँ पर है, प्रोथ्रोम्बिन हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है बट इनएक्टिव है। ये कब एक्टिव होगा, थ्रोम्बिन में कब कन्वर्ट होगा, जब इसको क्या मिलेगा, थ्रोम्बोसिन। और थ्रोम्बोसिन कब रिलीज़ होगा, जब थ्रोम्बोसाइट्स इंजरी की साइट पे होगी, जहाँ चोट लगी होगी। तो वो थ्रोम्बोसाइट्स क्या करेंगी, थ्रोम्बोसिन को रिलीज़ करेंगी, और थ्रोम्बोसिन प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा एक्टिव प्रोटीन थ्रोम्बिन में। और ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन है, जो कि सॉल्युबल फॉर्म में है, उस फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा इनसॉल्युबल फाइब्रिन के अंदर। फाइब्रिन मतलब थ्रेड लाइक फाइबर्स जैसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन है। और ये फाइब्रिन क्या करेगा, जो भी हमारी इंजरी है, जो भी हमारा वुंड है, घाव है, उस घाव पे ये फाइब्रिन जो है, ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, उसको सब तरफ से कवर करके, ताकि इसके अंदर ब्लड कार्पसेस फंस जाए और ब्लीडिंग को स्टॉप कर दे। इसको कहते हैं क्लॉट, दिस इज नोन एज क्लॉट। तो ये क्लॉट का फॉर्मेशन कहाँ हो गया,
एट द साइट ऑफ इंजरी या वुंड, जहाँ पर भी चोट लगी है, जहाँ पर कट लगा है। और इस सारे प्रोसेस में विटामिन के और कैल्शियम आयन प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल। तो आपको सिर्फ 3 लाइन के अंदर या तो आप ये फ्लो चार्ट बना दिए बेस्ट, और अगर आप इस फ्लो चार्ट के साथ 3 लाइन लिख देते हैं यू विल गेट फुल 3 मार्क्स। कैसे? आपको लिखना है एट द साइट ऑफ इंजरी थ्रोम्बोसाइट्स, ये पहला पॉइंट हो गया। थ्रोम्बोसाइट रिलीजेस थ्रोम्बोसिन, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिलीजेस, थ्रोम्बोसाइट्स रिलीजेस थ्रोम्बोसिन, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिस थ्रोम्बोसिन कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और थ्रोम्बिन जो एक्टिव फॉर्म प्रोटीन है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। इट कन्वर्ट्स soluble protein fibrinogen into insoluble fibrin, और fibrin forms mesh like structure around the wound or injury to prevent the flow of blood। ब्लड को यहाँ पे एक जाल बना देता है, इससे ब्लड बाहर ना आ सके। इस जाल को हम कहते हैं क्लॉट। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता चल रहा हूँ और बताता रहूँगा आगे भी कि किस तरीके से आप अपने मार्क्स को कंफर्म कर सकते हैं बाय प्रेजेंटिंग योर आंसर। क्योंकि मैंने पहले भी बोला अपने लेक्चर्स में कि आंसर लिखना भी, क्वेश्चन की डिमांड को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसे बहुत से बच्चों को तैयार किया जो बिल्कुल आप कह सकते हैं बिलो देन एवरेज थे, बिलो एवरेज थे, बहुत जिनका पास होना नामुमकिन था। बट मैंने उनको इस मैनर में क्वेश्चन वाइज प्रिपरेशन कराया ताकि वो अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सके बायो में। क्यों? क्योंकि फिज़िक्स में क्या होता है कि कोई न्यूमेरिकल आ गया, कोई आप फार्मूला भूल गए, या कुछ फॉर्मेशन आ गया, रे डायग्राम आ गया, आप कन्फर्म नहीं हो, या आपसे जरा सी भी मिस्टेक हो गई, यू विल लूज़ योर मार्क्स। सेम केमिस्ट्री में कोई इक्वेशन आप भूल गए। बट बायो के अंदर कोई मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताता चलूँगा, आप समझते चलिए और अपने आप को प्रिपेयर करते चलिए। बट उसके लिए एक ही शर्त है, वो शर्त है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि, और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले अपडेट आपके पास आएगी और आपको कहीं किसी और चैनल को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपको महंगे ट्यूशन टीचर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप घर पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहे जब पढ़ सकते हैं, अपने मेहनत कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ब्लड वेसल्स। अभी हमने पढ़ लिया सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स में से पहला पार्ट ब्लड, सेकंड ब्लड वेसल्स और थर्ड हार्ट। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट और सेकंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज़ ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। यहाँ मैं इसको टेबुलर फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और आप इजीली इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। अगर आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एकदम से उसका आंसर दे सकें। तो हम पहले बात करते हैं आर्टरीज़ की। आर्टरीज जो होती हैं, दे कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब ये हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड लेके जाती है। जब लंग से ब्लड हार्ट में आता है तो हार्ट उसको पंप करता है, तो ब्लड को लेके जाती हैं बॉडी के सारे पार्ट्स तक। और जब ये हार्ट से ब्लड लेके जा रही है बॉडी में तो इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं इट कैरीज इम्प्योर ब्लड, तो इम्प्योर ब्लड लिखना यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा। क्यों? इम्प्योर मतलब जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, या जो प्योर ब्लड, कई लोग लिख देते हैं प्योर ब्लड, सॉरी बच्चे लिख देते हैं प्योर ब्लड, तो प्योर ब्लड नहीं, प्योर ब्लड मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं है। ये ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर ऑक्सीजन रिच है ये। और जब ऑक्सीजन रिच होगा ब्लड तो उसका जो कलर होगा वो ब्राइट रेड होगा। तो आप वो पॉइंट भी लिख सकते हो, इट कैरीज, या ब्लड आर्टरी के अंदर जो फ्लो करता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। अब जब ये हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड जा रहा है तो हार्ट जब पंपिंग ऑर्गन है तो वो पंप कर रहा है, और पंप करेगा तो उसके अंदर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा। अब जब प्रेशर ज़्यादा है तो इसके अंदर जो उसकी आर्टरीज की वॉल्स होती हैं, दे आर थिक, दे आर इलास्टिक एंड मस्कुलर वॉल्स। इलास्टिक इसलिए कि प्रेशर के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर सके, और मस्कुलर क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है।
और इसका ल्यूमन, ल्यूमन मतलब जो उसके बीच की जगह होती है, जैसे आर्टरीज़ है तो उसका जो ल्यूमन है ये कहलाता है ल्यूमन। ये तो उसकी वॉल हो गई मस्कुलर, ये ल्यूमन जिसमें ब्लड फ्लो करता है। तो ल्यूमन छोटा होता है और इसके अंदर किसी भी तरह के वॉल्व्स नहीं हो सकते, ना होते हैं सॉरी, एक्सेप्ट एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स। जो एरोटिक जो अरोटा है वहाँ पे और जो पल्मोनरी जाती है आर्टरी उसके अंदर वॉल्व्स होते हैं। इसको हम पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर। सेकंड ब्लड कैपिलरी ब्लड वेसल्स होती है वेन्स। वेन्स क्या होती हैं? इट कैरीज ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। ये बॉडी से कलेक्ट करती है, हार्ट में लेके जाती हैं ब्लड। अब बॉडी से जो ब्लड कलेक्ट करेंगी वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ इम्प्योर नहीं लिखेंगे, इम्प्योर मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है, ये इम्प्योरिटीज़ का नहीं है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसलिए ये डल रेड कलर का होता है। क्लियर? और क्योंकि ब्लड को ये बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट की तरफ ला रही हैं तो इसके अंदर प्रेशर वैसे ही लो है और अगेंस्ट ग्रेविटी भी आ रहा है, तो इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज। ठीक। और ल्यूमन इज़ लार्ज, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड है वो अगेंस्ट ग्रेविटी भी आ रहा है और प्रेशर कम है, तो उसका जो ल्यूमन है वो लार्ज होता है, मतलब बीच का जो एरिया जहाँ ब्लड फ्लो करता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। और हैव वॉल्स, इसके अंदर वॉल्स होते हैं, यहाँ नहीं होते एक्सेप्शन के अलावा, बट यहाँ वॉल्स होते हैं। और वो क्यों होते हैं? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। मैंने पहले ही बताया कि एक तो उसमें प्रेशर कम है क्योंकि वो बॉडी से कलेक्ट करके लेके आ रही है हार्ट की तरफ, दूसरा अगेंस्ट ग्रेविटी भी चल रहा है। तो अगर वॉल्व नहीं होंगे तो ये एक चांसेस है कि जो ब्लड ऊपर जा रहा है वो वापस नीचे फ्लो कर जाए। तो बैक फ्लो को बचाने के लिए वॉल्व्स होते हैं, ये बंद होते रहते हैं, जिससे ब्लड जो है वापस नीचे की तरफ ना जाए। तो ये हो गई वेन्स। और थर्ड होती हैं ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज आर स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, जो बहुत छोटी होती है और बहुत पतली होती हैं, और इनका काम होता है आर्टरीज और वेन्स के बीच में एक नेटवर्क बनाना, आर्टरीज और वेन्स को जोड़ना। उनको फाइन ब्रांचेस जो आर्टरीज से निकलती हैं उनको कहते हैं आर्ट्रियोल्स, और जो वेन से निकलती है उनको कहते हैं वेन्यूल्स। तो आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स मिल के जो नेटवर्क बनाती हैं वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और वो नेटवर्क बनाती हैं बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। और इनका काम क्या होता है ब्लड कैपिलरीज का? इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हार्मोन फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज़। जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को या हार्मोन्स को लेके हमारा ब्लड जा रहा है, वो ब्लड को जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं सेल्स के अंदर और ऑर्गन्स के अंदर, उन तक ये पहुंचाती है। आर्टरी से लेती है तो आर्ट्रियोल्स पहुंचाती है ना, और वहाँ से कलेक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम टिश्यूज़ टू ब्लड। जो सराउंडिंग टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का यूज़ हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उसको किसने कलेक्ट किया? वेन्यूल्स ने। और वेन्यूल्स ने किसको दिया? वेन्स को। और वेन्स कहाँ लेके आ गई? वापस हार्ट में, वापस फ्लो में आ गया। तो इस तरीके से जो ब्लड कैपिलरीज होती है दे फॉर्म अ नेटवर्क बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ये आर्टरीज और वेन्स के बीच में नेटवर्क बनाने का काम करती हैं। तो इस तरीके से ये ब्लड वेसल्स होती हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ये 2 मार्क्स में ज़्यादातर पूछा गया है। तो आपको 3-4 पॉइंट्स यहाँ से और 3-4 पॉइंट्स यहाँ से। इसके अपोजिट ये है, ये अगर हार्ट से बॉडी ले जा रही है तो ये बॉडी से हार्ट ला रहा है। यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आर्टरीज में, तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसकी थिक और इलास्टिक वॉल है, इसकी थिन और लेस इलास्टिक वॉल है। इसके ल्यूमन स्मॉल है, इसका ल्यूमन लार्ज है। इसके अंदर वॉल्स नहीं है, एक्सेप्शन अलग है, इसके अंदर वॉल्स हैं। और ये वॉल्स क्या काम करते हैं? इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, आप प्रिपेयर रखें, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, क्या पूछने वाला है। तो वहाँ अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि वाई वॉल्स आर प्रेजेंट इन वेन्स, तो आप वहाँ लिखते हैं आंसर क्या होगा उसका? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। देखिए 1 मार्क क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क जितना ही लिखना है। एक्सेस लिखेंगे तो एक्सेस मार्क्स नहीं मिलने वाले, इट विल किल योर टाइम।
है ना। तो मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता चलूँगा कि किस तरीके से, और इसके बाद जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं एक 30 डेज़ या 25 डेज़ की एक सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम प्रिपेयर करेंगे कि हाउ टू आंसर, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, है ना। उस सीरीज़ के अंदर मैं आपको पूरी तरह से प्रिपेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आप अपने आप को अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने स्कोर्स को स्केल अप कर सकते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं, ये एक बिलो एवरेज को भी एवरेज में ला सकते हैं और एवरेज को अबव एवरेज कर सकते हैं, और जो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं उनके स्कोर्स को ये लेवल अप और हाई अप कर सकते हैं इन बोर्ड एग्ज़ाम। तो कीप वॉचिंग द बायो हब चैनल। तो अब इसके बाद ब्लड वेसल्स हो गया। अब जो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज़ हार्ट, जिसको हम कहते हैं पंपिंग ऑर्गन, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट।